नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और आज दुनिया भर की खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ रूपा रमणी जी। रूपा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आनंद, और सारे स्पोर्ट्स कैन के लिसनर्स को भी नमस्ते। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इंग्लैंड के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में पाकिस्तान की सधी शुरुआत। पेरिस सेंट जर्मेन चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। कोको गॉफ द टॉप सीड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और तीरंदाजी का राष्ट्रीय शिविर 25 अगस्त से पुणे में शुरू होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ साउथहैम्पटन में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 85 रन बना लिए थे। बारिश के कारण मैच इस समय रुका हुआ है। इस मैच के लिए इंग्लैंड ने तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अंतिम एकादश में शामिल नहीं किया है। मार्क वुड की जगह सैम करन को शामिल किया गया है। बेन स्टोक्स की जगह जैक क्रॉली को शामिल किया गया है। खेल प्रेमियों को पता ही है कि स्टोक्स पारिवारिक कारणों से न्यूजीलैंड लौट गए हैं और वो तीसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाएंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने अंतिम एकादश में एक बदलाव किया है। उसने फवाद आलम को शादाब खान की जगह शामिल किया है। कैसे देखती हैं इस शुरुआत को रूपा? काफी अच्छी शुरुआत जरूर है आनंद, डिसेंट स्टार्ट फॉर श्योर। गोइंग बाय हाउ दे प्लेड, थोड़ा लकी जरूर रहे हैं। अगर मैं बोलूं, पाकिस्तान काफी थोड़े बहुत चांसेस मिसिंग गए थे, कपल ऑफ ड्रॉप कैचेस, काफी शार्प शायद नहीं थे इन द फील्ड, द इंग्लैंड फील्डिंग साइड। लेकिन ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि जो पहले टेस्ट में जो एक बहुत ही अच्छी नॉक जो खेली थी शान मसूद, ही डिडंट रियली डू दैट वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स हियर। लेकिन ऑफ कोर्स आबिद अली अभी भी हैं, उनको ऑब्वियसली 11 रन पे जब थे तो एक चांस छूटा, तो ऑब्वियसली उन्होंने उसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाया। सो लॉट डिपेंड ऑन हिम जरूर, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो फायर नहीं की थी उस पर ज्यादा जोर जरूर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होगा इस टेस्ट में। अजहर अली एक बार फिर नाकाम साबित हुए, तो ऐसे में जो मध्यक्रम की जो जिम्मेदारी है वो बाबर आजम पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी ऑब्वियसली आनंद, काफी क्रिटिसिज्म जरूर आया है अजहर अली के ऊपर, ना कि उनके फॉर्म को लेकर, बट ऑल्सो जो थोड़े बहुत जो डिसीजन उन्होंने लिया था पिछले टेस्ट में, जो एक विनिंग पोजीशन में था पाकिस्तान, वहां से ऑब्वियसली टू काइंड ऑफ लेट दैट मैच स्लिप अवे। काफी क्रिटिसिज्म जरूर आया है अजहर अली पर, बट आई थिंक होता है ये बहुत। आई मीन कैप्टनसी इज नॉट वेरी इजी, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज पे। और हाँ, बाबर आजम काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, यंग है पर काफी एक्सपीरियंस है, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी जरूर हैं। लेकिन यस, बहुत सारा प्रेशर उन पे है मिडिल ऑर्डर पे, स्पेशली जो कि वो ही काफी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हम बोल सकते हैं। वो मिडिल ऑर्डर को जो होल्ड करते हैं वो बाबर आजम ही है, स्पेशली इन दिस लाइनअप। तो यस, काफी ज्यादा उम्मीद, काफी ज्यादा प्रेशर इन सिचुएशंस में उन पर जरूर है। फवाद आलम की एक लंबे समय बाद पाकिस्तान की टेस्ट टीम में वापसी हो रही है, दबाव होगा उन पर? जी बिल्कुल, लॉट ऑफ सच यंगस्टर्स जो है, काफी एक आई वुड से दबाव आनंद, काफी एक अच्छा एक्सपोजर, काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी जरूर है। आई मीन अगर हम सिर्फ फवाद का ही नहीं बोले, अगर हम नसीम का भी ले, काफी ज्यादा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान साइड पर। ऑब्वियसली द फैक्ट कि वो 5 महीने के बाद, इतनी लंबी गैप के बाद वो एक टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी प्रॉमिसिंग, और एंड अगेंस्ट अ वेरी कंपेटिटिव साइड। तो ये सब चीजें मैं ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखती हूँ, ना कि दबाव, एंड दैट शुड डू वेल। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसे साइड, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट क्यों ना हो, वो प्रेशर में ज्यादा रिवेल करते हैं, ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी में ज्यादा वो बिलीव करते हैं। तो ऐसा वो एक बहुत ही वोलेटाइल साइड है। तो आई सी देम लुकिंग एट दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ना कि प्रेशर के हिसाब से। जी बिल्कुल, बेन स्टोक्स नहीं है और जिम्मेदारी जो गेंदबाजी की है वो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड पर बढ़ गई है। कुछ समय पहले ये भी खबर थी, चर्चा थी कि एंडरसन खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और वो संन्यास ले सकते हैं, लेकिन शुरुआती 2 विकेट एंडरसन ने लेके ये साबित कर दिया है कि उनमें बहुत दमखम बाकी है। जी बिल्कुल, एक्चुअली एक्सपीरियंस खिलाड़ी को हम कभी हम नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते आनंद।
ये एक there's a reason why जब हम इंग्लैंड का सक्सेस रेट या फिर इंग्लैंड का सक्सेस परसेंटेज के बारे में हम बात करते हैं, एंडरसन का नाम हमेशा उस इक्वेशन में हमेशा बना रहता है, एंड there's a reason for that, क्योंकि वो सिर्फ अपने स्पेशली घर पे तो ऑब्वियसली वो ही इज लॉट मोर डेंजरस, लेकिन ट्रैवलिंग टूर्स में भी क्यों ना हो, ही इज ऑलवेज बीन वन ऑफ देयर गो टू बॉलर्स। और काफी अच्छी थी, आई मीन पिछली सीरीज में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको एक टेस्ट में रेस्ट दिया था। दे हैव बीन काइंड ऑफ रोटेटिंग हिम वेरी वेल, तो ये नहीं कि उन पे लगातार प्रेशर भी है, बट ऑब्वियसली दे हैव बीन गिविंग हिम दैट अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट एंड देन कम बैक। तो वो एक जो पॉलिसी जो है उनको लेकर वो भी काफी helpful है, and in these conditions especially cannot really look beyond an Anderson, क्योंकि ऐसे conditions में वो काफी dangerous हैं, and that's exactly what he's proven, क्योंकि especially with the new ball, especially in those in the opening spells, world के सबसे one of the most dangerous गेंदबाज to face for sure। इंग्लैंड ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बनाई हुई है। मैनचेस्टर में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीत हासिल की थी। आईपीएल की बात करें तो संयुक्त अरब अमारात में 19 सितंबर से आईपीएल शुरू होना है और इससे पहले कई सारे क्रिकेट खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट हो रहा है। किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाज करुण नायर ठीक हो गए हैं। नायर को पिछले दिनों कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट हैं। रूपा, खबर यह भी है कि महेंद्र सिंह धोनी का भी कोविड टेस्ट हुआ है। ऐसे में जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है, खिलाड़ियों का स्वास्थ्य सबसे पहले है, उन सब के मद्देनजर कैसे खिलाड़ी फोकस क्रिकेट पर करेगा? कहीं ना कहीं कोरोना भी उसके दिमाग पे चल रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल आनंद। आई मीन इट इज एक चीज, आई मीन प्रोटोकॉल देख रही थी मैं, आई गॉट द प्रोटोकॉल जो सिक्योरिटी और जो कि टेस्टिंग प्रोसीजर्स और बायो बबल जो हम बोलते आ रहे हैं, वो एक बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड फ्रेज जरूर हो गया है ये आईपीएल को लेकर। बायो बबल बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है जरूर, और उसको मैं प्रोटोकॉल को जब देख रही थी आईपीएल के, काफी इंटेंस जरूर है आनंद। इट्स नॉट गोना बी इजी इन बोथ द वेज। लाइक एक तो बीसीसीआई वो जो ईसीबी का प्रोटोकॉल जो उन्होंने पहला यूज किया था, बिकॉज द फर्स्ट एवर लाइव क्रिकेट इन सिचुएशंस में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, और जो प्रोटोकॉल उन्होंने रखा था वही प्रोटोकॉल उन्होंने बाकायदा लेकर आईपीएल पर अप्लाई किया है। या दैट इज 2-3 टेस्ट जरूर होंगे बिफोर दे लीव द कंट्री, और वहां पहुंचते ही 1 हफ्ते का क्वारंटीन होगा और 3 टेस्ट होंगे, और हर हफ्ते उसके बाद कांस्टेंट टेस्ट। So obviously it is not going to be easy at all, Anand. हम ये बोलते हैं कि for players क्रिकेट के जब वो नहीं खेलते हैं तो obviously they want something to take their mind away from it, they want to be relaxed। थोड़ा बहुत वो जो environment है थोड़ा relax होना चाहिए, और वो इस बार नहीं होगा, तो that's a big challenge, क्योंकि जो restrictions होगा उनके space में ही they have to be constantly either in the hotel or in the ground while they're training, या फिर जब वो मैच पे जाते हैं। Obviously it's going to be a very big challenge, आनंद। मेंटल शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे आनंद कि ये जो आईपीएल जो स्पेक्टेटर्स के बिना होगा जी, जैसे कि एक खिलाड़ी जैसे विराट कोहली जो सारा जो आई मीन ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वो खुद में जोन में जब होते हैं तो ही डजंट केयर हु इज वाचिंग हु इज नॉट, लेकिन जो वो एनर्जी जो फैंस से जो मिलता है, जो इंटरैक्ट करते हैं, जो वो दैट काइंड ऑफ सिनर्जी जो होता है, वैसे जब एब्सेंस में वो कितना अफेक्ट होगा प्लेयर्स को, दैट इज ऑल्सो बिट ऑफ अ पैरामीटर, वो भी एक चैलेंज होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग आईपीएल जरूर होगा जी, बिल्कुल। हिसाब से मेंटल चैलेंज के हिसाब से चुनौतियों के बीच ही जो बेहतर खिलाड़ी प्रदर्शन करता है उसे ही लंबे समय तक याद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फुटबॉल की बात करें तो चैंपियंस लीग फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में कल पेरिस सेंट जर्मेन ने अटलांटा फुटबॉल क्लब को 2-1 से हरा दिया। इस हार के साथ ही अटलांटा का इस चैंपियनशिप में सफर समाप्त हो गया। अटलांटा ने मारियो पैसालिक के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन मार्क्विनोस ने 90वें मिनट में गोल कर पेरिस सेंट जर्मेन को बराबरी दिलाई, और इसके बाद एरिका चुपोमोटिंग ने 93वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी। आज देर रात एक अन्य क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड का सामना आरबी लेप्जिग से होगा। टेनिस की बात करें तो अमेरिका की 16 वर्षीय खिलाड़ी कोको गॉफ ने द टॉप सीड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कल कोको गॉफ ने दूसरी वरीयता प्राप्त आरियाना सबालेंका को 7-6, 4-6, 6-4 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में कोको गॉफ का मुकाबला 8वीं वरीयता प्राप्त ओन्स जबीर से होगा। जबीर ने ओल्गा गोवार्त्सोवा को 3-6, 6-2, 6-4 से मात दी है।
तीरंदाजी का राष्ट्रीय शिविर 25 अगस्त से पुणे के सैन्य खेल संस्थान में शुरू हो रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने आज ये जानकारी दी। ये शिविर मार्च में कोरोना वायरस महामारी के कारण बीच में ही रोक दिया गया था। 16 रिकर्व तीरंदाज, 8 पुरुष और 8 महिला, 4 कोच और 2 सहयोगी स्टाफ 25 अगस्त को शिविर में रिपोर्ट करेंगे। उन्हें एएसआई परिसर के भीतर 14 दिन तक पृथकवास में रहना होगा, जिसके बाद ट्रेनिंग शुरू होगी। पुरुष टीम ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी है, लेकिन महिला टीम को कोटा हासिल नहीं हुआ है। पेरिस में अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर के जरिए उनकी नजरें टोक्यो का टिकट कटाने पर लगी होंगी। शिविर में भाग लेने वाले तीरंदाजों में तरुणदीप रॉय, अतनु दास, बी धीरज, प्रवीण जाधव, जयंत तालुकदार जैसे कई नामचीन खिलाड़ी शामिल हैं। और स्पोर्ट्स स्कैन कोरोना महामारी के बाद जब से शुरू हुआ है, हम उसको एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और हम खिलाड़ियों से बात करते हैं, कुछ प्रशिक्षक से बात करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने बात की है भारतीय महिला कबड्डी टीम की राष्ट्रीय कोच डॉक्टर सुनील डबास से। भारतीय महिला राष्ट्रीय कबड्डी टीम की कोच डॉक्टर सुनील डबास, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले मैम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी के कारण जो खेल गतिविधियां बंद हो गई हैं, ऐसे में आप किस तरह कबड्डी खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रही हैं अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट बनाए रखने के लिए? खिलाड़ियों को हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, हमारी जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ई पाठशाला चलती है, ई पाठशाला के माध्यम से भी, और हम खिलाड़ियों को इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो अपना कम से कम फिटनेस लेवल को अपडेट रखें, क्योंकि कबड्डी क्या कोई भी टीम गेम है, उसमें फिटनेस है वो प्रायोरिटी बेस्ड होता है। और जब आपका बेस स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आपका गेम है वो दोबारा से उसी ऊंचाई को छू सकता है। इस समय जो आपकी खिलाड़ी हैं, क्या उनका अभ्यास चल रहा है या फिर वो अपने अपने घरों में हैं? उनको किस तरीके से इस समय ट्रेनिंग की सुविधा मिल रही है? आने वाले समय की क्या योजनाएं हैं? अभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए खिलाड़ी अभी स्टेडियम्स भी ओपन हो गए हैं, वो पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं और अपना फिटनेस पे ही मेजर ध्यान रखा हुआ है। ऑलमोस्ट खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रैक्टिस में है, क्योंकि कुछ दिन जब तक लॉकडाउन रहा था तो खिलाड़ियों ने अपने घर पे भी प्रैक्टिस की है, क्योंकि खिलाड़ी कभी भी उनकी एनर्जी को वो शांत बैठने ही नहीं देता एनर्जी को खिलाड़ी को। इसलिए सारे खिलाड़ी कहीं न कहीं अपना पर्सनल घर पे और जो अपने खुद का जिम डेवलप किया है, तो ऐसे खिलाड़ियों की जो प्रैक्टिस है वो चलती रही है साइड बाय साइड। मैंने भी बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, अपने कई एसोसिएशन है, झारखंड की एसोसिएशन है, उत्तराखंड एसोसिएशन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऐसे सब लोगों ने लगातार जो वेबिनार पर क्लासेस शुरू की है और उनको टेक्निकली रूल रेगुलेशन की भी काफी नॉलेज दी गई है, उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है, उनकी फिटनेस के बारे में। जो एक बेस है वो खिलाड़ियों के अंदर, और साथ साथ उनका साइकोलॉजिकल मोटिवेशन भी हमने किया है और अब खिलाड़ी ग्राउंड पर उतर गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इंडिविजुअल फिटनेस पे। जब आपने कबड्डी को एज अ प्रोफेशन अपनाया था, उस समय कई चुनौतियां थीं। आपने तमाम मुश्किलों को पार कर सफलता के शिखर को छुआ। पद्मश्री जैसे सम्मान से भी आप सम्मानित हुई। आज के समय में आप कबड्डी में कितना स्कोप देखती हैं? कबड्डी बहुत ही ग्लैमरस गेम है, इंडिजिनस गेम है। हमें गर्व होता है कि हम अपने भारतीय खेल से जुड़े हुए हैं और आज खिलाड़ी बहुत इसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिजिकल फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और देश के लिए मेडल जीतने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से आज कबड्डी है वो खेल पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहचाना जाता है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के और फेडरेशन के प्रयासों से ये ओलंपिक में शामिल हो जाए। खिलाड़ियों का कैरियर भविष्य जो है इसमें बहुत उज्जवल है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, आप योग को भी बहुत ज्यादा प्रमोशन करती हैं। आज के समय में उसकी महत्ता कितनी बढ़ गई है एक खिलाड़ी के तौर पर और कोरोना महामारी से बचने के तौर पर? कबड्डी जो आप लगातार कबड्डी बोलिए तो नेचुरल प्राणायाम है। कबड्डी 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 बोलते रहते हैं अपना सांस रोक के, तो ये नेचुरल प्राणायाम है। कबड्डी तो दूसरा नाम ही योग का है। तो योग को हम कबड्डी से और कबड्डी को योग से जोड़ के इसलिए चलते हैं, ये दोनों ही हमारी भारतीय कला है, भारतीय उसमें एरिना में ये डेवलप हुई है, भारत की जनता के रोम रोम में रची बसी हुई है। कोरोना के टाइम पे सभी को योग याद आता है ताकि हर आदमी अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सके। तो हम भी खिलाड़ियों की कबड्डी के माध्यम से और योग के माध्यम से कबड्डी की जो कुछ स्किल्स हैं, जैसे काइंड की स्किल है, खिलाड़ी के
के अंदर एक कंसंट्रेशन पावर की स्किल है। खिलाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम योग के माध्यम से खिलाड़ी को सिखा के उसकी परफॉर्मेंस में इजाफा कर सकते हैं। इसलिए मैंने योग को और कबड्डी को मिक्स मैच किया है। किताबों के माध्यम से मैं न्यू जनरेशन को वो सारी चीज देना चाहती हूँ ताकि वो भी उस पर ध्यान दें। स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से देश भर की कई ऐसी लड़कियां भी आपको सुन रही हैं जो अपना करियर कबड्डी में देखना चाहती हैं, जो आपको आदर्श मानती हैं। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आज मोदी जी ने जो एक नारा दिया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें बेटी खिलाओ और ऐड कर दें, क्योंकि भारत की बेटियां आज जो पूरे विश्व में छाने लगी है, मंजिल उनके हाथ आने लगी है, दूर हो गए हैं उनकी जिंदगियों के अंधेरे और आज हर माँ बाप अपनी बेटियों पे इतराने लगे हैं। आज में कोई भी लड़की अपने आप को कमजोर ना महसूस करे और वो मेहनत करे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क करे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और माँ बाप से मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो बेटियों को बचाएं और फिर उसके बाद बेटियों का साथ दें। जिस बेटी के पीछे माँ बाप की शक्ति ताकत खड़ी है उसको दुनिया क्या पूरा विश्व का कोई भी इंसान रास्ता उसका नहीं रोक सकता और वो जरूर सफलता की मंजिल छुएंगी। आकाशवाणी के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आनंद जी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू कल पूरे देश की सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत करेंगे। ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। कोविड-19 महामारी के हालात और सुरक्षित दूरी के नियमों को देखते हुए सरकार ने प्रतिभागियों को इन निश्चित तारीखों के बीच उनकी सुविधा के अनुसार कहीं भी किसी भी समय पर दौड़ने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया है। रूपा जी, एक तरफ जहां बहुत सारी खेल गतिविधियां बंद हैं, ऐसे में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के जो आयोजन हैं कितना मोटिवेटेड साबित होते हैं? तो काफी मोटिवेटिंग जरूर होगा आनंद, बिकॉज आई थिंक द पॉइंट इज ये जो फेज है, ये जो साल, द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, जो फर्स्ट हाफ जो हमने गवा दिए हैं कुछ महीने ऑफ कोर्स विद ऑल ऑफ दिस, एंड जो पेशेंस जो जरूरी थी, एंड अभी आई थिंक द नेक्स्ट हाफ इज अबाउट गेटिंग पीपल टू come out and feel safe. Probably I think वो एक step है to kind of feel okay about being involved, getting back to the sports, getting back to sport, और वो जो habit है, वो जो culture है, वो फिर से थोड़ा reignite करना काफी जरूर है आनंद, because अगर live sport, अगर sport in fact has to come up again and with the fan involvement, तो ये एक पहला step जरूर है उसके to reach somewhere like that. जी बिल्कुल। फॉर्मूला 1 ड्राइवर सर्जियो पेरेज कोरोना वायरस की जांच में नेगेटिव पाए जाने के बाद इस सप्ताह होने वाले स्पेनिश ग्रां प्री में हिस्सा लेंगे। उनकी टीम ने आज संचालन संस्था FIA ने उन्हें मोंटमेलो में रेस के लिए पैडॉक पर वापसी की मंजूरी दे दी है। भारतीय अमेरिकी गोल्फर अमन गुप्ता ने 120वीं यूएस एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के 32वें दौर में जगह बना ली है। दुनिया के दूसरे नंबर की रिकी कास्टिलो के अंतिम समय में हटने से अमन गुप्ता को खेलने का मौका मिला। उन्होंने वॉन होलमैगरेन को हराकर टूर्नामेंट में अपना सफर जारी रखा है। हालांकि शुरू में इस खिलाड़ी ने बढ़त बना ली थी, लेकिन गुप्ता ने शानदार वापसी की और अंत में जीत हासिल करने में सफल रहे। अब अगले दौर में उनका सामना जोनाथन याउन से होगा। रूपा जी, चलते चलते आज जो पहले हमने चर्चा की चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में आज मुकाबला होना है। एटलेटिको मैड्रिड का सामना RB लेप्जिग से होगा। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? फेवरेट ऑब्वियसली सब यही बोलते हैं कि एटलेटिको मैड्रिड को, इट्स लाइक अ डेविड वर्सेस गोलायत वाला एक कॉन्टेस्ट है। यू हैव एटलेटिको मैड्रिड ऑन वन साइड जो फाइनलिस्ट रह चुकी है 2014-2016 चैंपियंस लीग के, एंड देन दूसरी तरफ यू हैव लीप्जिग जो अब चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेजेस में पहली बार वो आ रहे हैं अपने बहुत ही ब्रीफ, मतलब मे बी लिटिल मोर देन अ डेकेड ओल्ड हिस्ट्री में। तो एक बहुत बड़ा मोमेंट जरूर है लीप्जिग के लिए, और मैं तो हमेशा फेवरेट, आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग द अंडरडॉग। मैं हमेशा चाहती हूँ कि अंडरडॉग्स अच्छा करे। सो ऑब्वियसली आई वांट टू सपोर्ट लीप्जिग, एंड शायद वो उनका बहुत ही बैलेंस्ड एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिकॉज ये एक फॉर्मेट अलग है, नॉकआउट है, ना कि होम और अवे। तो देखना होगा कि डिएगो सिमियोनी की एटलेटिको मैड्रिड किस तरीके से इस मुकाबले में उतरती है और कैसा प्रदर्शन करती है। रूपा जी, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।